तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करते हैं और आज हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है कि ये इस चैप्टर का जो है वो लास्ट पार्ट होगा। इस पार्ट में हम लोग जो है वो चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे। पहले दो पार्ट में हमने अच्छे से जो है वो डिस्कस किया है। सबसे पहले पार्ट में जो है वो हम लोगों ने ये देखा कि क्या क्या चैलेंजेस थे जो इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों को जो है वो सॉल्व करने थे। तो मेजरली 3 चैलेंजेस हम लोग को समझाया गया था। दूसरे पार्ट में जो है वो पूरा पार्टीशन जो है वो समझाया गया कि किस तरीके से पार्टीशन हुआ, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमको उसको जो है वो देखने पड़े पार्टीशंस के, क्या प्लानिंग थी पार्टीशन की और कैसे वो फेल हुआ। लोग जो है वो बहुत सारे लोग उसमें मारे भी गए थे क्योंकि वायलेंस भी हुआ था, साथ में कम्युनल वायलेंस जो है वो देखने को हम लोग को मिला था। तो उन सारी चीज़ों पे जो है वो हमने डिस्कशन कर लिया था। तो मेजर जो एक पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है वो हमने देख लिया है। अब यहाँ पर जो है वो इस वीडियो में हम लोग एक और प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो उस समय में हम लोग को जो है वो सॉल्व करना था। और वो छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था अगर वैसे देखा जाए तो। और ये प्रॉब्लम था कि हम लोग को जो भी हमारे इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स उस समय में अवेलेबल थे उनको जो है वो इंडिया का पार्ट बनाना था। अब क्या प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, कैसे जो है वो ये समस्या था, इसको हम लोग जो है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, जब हमारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो उस समय में आपको पता है कि इंडिया जो है वो 2 पार्ट्स में बट गया। एक पार्ट जो है वो इंडिया बना और दूसरा पार्ट जो है वो पाकिस्तान बना। इतना जो तो आपको जो है वो पहले से पता था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि जो इंडिया का जो टेरिटरी था उस समय में, हम लोग के जो लीडरशिप थी उसको ये लग रहा था कि हम लोग जितना भी इंडियन टेरिटरी है वो सब इंडिया का पार्ट होना चाहिए और इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं वो सबको जो है वो इंडिया का ही पार्ट बन के रहना चाहिए और हमारा इंडिया जो है वो यूनाइटेड होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ था? तो प्रॉब्लम ये था एडमिनिस्ट्रेशन में। अब हुआ क्या कि जब इंडिया ब्रिटेन का पार्ट था, जब ब्रिटेन का जो है वो एक तरीके से जब हम लोग कॉलोनी थे ब्रिटेन के, तो उस टाइम में इंडिया को जो है वो ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। और ब्रिटिश इंडिया में 2 तरीके के जो है वो क्षेत्र हुआ करते थे, 2 तरीके के एरियाज थे। एक वो एरिया जो डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में आता था, उसको जो है वो प्रोविंसेस कहा जाता था। ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंसेस कहा जाता था। और दूसरा एरिया था जो डायरेक्ट कंट्रोल में तो नहीं आता था, लेकिन वहाँ पर जो है वो बहुत सारे राजा लोग थे जो वहाँ पर रूल कर रहे थे, प्रिंस थे जो है वहाँ पर रूल कर रहे थे। तो वैसे जगहों को कहा गया प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, और ये प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे कि मतलब ऐसा नहीं था कि यहाँ ब्रिटिश का पावर नहीं चलता था, मेन पावर तो ब्रिटिश का ही था, लेकिन कंप्लीट पावर नहीं था। वहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे उनके पास भी जो है वो थोड़ा बहुत पावर उन लोग को भी दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली, लेकिन इस कंडीशन पे कि उसको जो है ये मानना है कि ब्रिटिश सरकार ही सर्वोपरि है और हमको फाइनली उनका बात ही मतलब ब्रिटिश का ही बात मानना पड़ेगा। तो ये जो है वो 2 तरीके से इंडिया के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। एक जो डायरेक्ट कंट्रोल में था जिसको ब्रिटिश प्रोविंस कहा गया, और दूसरा जहाँ पर रूलर्स थे जिनको कि प्रिंसली स्टेट्स कहा गया। ठीक बात है। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स है इनका नंबर जो है वो छोटा मोटा नंबर नहीं था, बहुत सारा संख्या था, करीब 550 से ऊपर। अगर आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पर 565 लिखा हुआ है। तो टोटल उस समय में हमारे देश में जो है वो 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। और ये 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बनाना था, ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए उस समय था। अब ये चैलेंज क्यों था? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो प्लान बनाया गया था, जो माउंटबेटन प्लान बनाया गया, जिसके बेसिस पर जो है वो हमारा देश 2 हिस्सों में जो है वो बांट दिया गया था, पार्टीशन का जो प्लानिंग था, उसमें ये कहा गया कि इंडिया के अंदर जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो सब को जो है वो हम लोग आज़ाद कर रहे हैं। ब्रिटिश ने कहा कि हम उनको भी आज़ाद कर रहे हैं, जैसे हम इंडिया के को छोड़कर जा रहे हैं वैसे ही अपने मतलब जो इंडियन प्रोविंसेस है उसको छोड़कर जा रहे हैं, उसी तरीके से हम इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को भी छोड़कर जा रहे हैं। और ये प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर है, उनके रूलर्स के ऊपर है कि वो यहाँ के बाद से अपना क्या फ़ैसला लेते हैं अपने बारे में। या तो वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट रहें, अगर उनको लगता है कि हमको इंडिया का हिस्सा बनना है तो इंडिया में जो है वो शामिल हो जाए, अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान में शामिल होना है तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। तो बेसिकली ये चॉइसेस जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी। और जब चॉइस किसी को दे दीजिएगा तो 10 गो नखरा भी रहेगा उसका। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट उस समय की जो थी वो ये चाहती थी कि किसी तरीके से इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो इंडिया का पार्ट बनाया जाए और इंडिया हमारा जो है वो यूनाइटेड रहे, इंटैक्ट रहे। ठीक है, तो मेजर प्रॉब्लम यही था कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस किया जाए या कैसे उनको जो है वो इस अपने देश में जो है वो एक तरीके से उसको जोड़ा जाए। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहेगा कि उनके पास भी जो है वो ये स्टेट्स जो है वो उसके तरफ भी चले जाए, या बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ये होंगे जो चाहेंगे कि हमको किसी की तरफ नहीं रहना है तो हम आज़ाद रहना चाहते हैं।
तो इस तरीके की समस्याएं जो है वो उस समय में देखने को मिली थी। तो उसी को हमको डिटेल में समझेंगे कि कहाँ कहाँ समस्या हुआ, कौन से प्रिंसली स्टेट थे जो आसानी से इंडिया का पार्ट बन गए, कौन से जो है वो जिनमें थोड़ा सा मुश्किल हुआ, जिनमें जो है वो हमको थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ी, तो वो भी हम लोग को जो है वो बताया जाएगा। तो डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, और फिर चीज़ों को धीरे धीरे समझते हैं। अब जो बात लिखा हुआ है उसको देख लीजिए। कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में क्या है, कहता है ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो हमने आपको बताया कि ब्रिटिश इंडिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो डायरेक्ट कंट्रोल में था ब्रिटिश के, और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स जो कि डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, मगर उसके अंदर जो है रूलर्स थे जो कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश को ही वो सर्वोपरि मान रहे थे। द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वेयर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो बात यहाँ पर कहा गया उसको समझना है कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जितने भी थे वो सब डायरेक्ट किसके कंट्रोल में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। ठीक बात है। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे लार्ज और स्मॉल स्टेट्स थे जो कि प्रिंसेस के द्वारा रूल किए जाते थे। प्रिंसेस के द्वारा मतलब राजकुमारों के द्वारा, राजाओं के द्वारा जो है वो रूल किए जा रहे थे, जिनको कि हम लोग क्या बोलते थे, प्रिंसली स्टेट्स जो है वो कहा जाता था उनको। तो दो पार्ट्स हम आपको बताए, एक प्रोविंस और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स। इन लोगों के पास जो है वो थोड़ा जो है वो कंट्रोल, थोड़ा जो है वो पावर जो है वो रहता था अपने इंटरनल अफेयर्स को लेके। तो जो भी अंदरूनी समस्या थी उनके लिए तो भाई इनका जो है वो अपना रूल चलता था वहाँ पे, और तभी तक जो है वो इनका रूल चलेगा जब तक ये ब्रिटिश सुपरमेसी को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब ये मानते हैं कि भाई हमारे ऊपर जो है वो ब्रिटिश है और वही जो है वो सबसे सर्वोपरि है और उन्हीं के डिसीजन के अंदर जो है वो हम लोग काम करेंगे। इसको कहा जाता है पैरामाउंसी, जहाँ पर कि एक पावर जो है वो कहती है कि हम ही सुप्रीम पावर है। तो जब ब्रिटिश ये कह रही है कि भाई आपको हम प्रिंसली स्टेट्स में अपना रूलर बनने का आज़ादी तो देंगे, लेकिन फाइनल कॉल जो होगा हर चीज़ का वो मेरे थ्रू ही आएगा, वो ब्रिटिश सरकार ही तय करेगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। तो था तो पावर, लेकिन उतना नहीं था। मेजर पावर जो है वो समझ लीजिए कि ब्रिटिश के पास था। तो इसी को जो है वो पैरामाउंसी या सुजरेनिटी कहा जाता है ब्रिटिश क्राउन का। प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया। अब यहाँ पर एक बात कहा गया है कि जो प्रिंसली स्टेट्स है, अगर उसको एरिया के हिसाब से देखा जाए तो 1/3 लैंड एरिया जो है वो प्रिंसली स्टेट्स कवर करता था। और ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में, और ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में मतलब जो पॉपुलेशन था इंडिया का, वो किस तरीके से था कि 1 out of 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल। तो अगर हम लोग एरिया के बारे में बात करेंगे तो एरिया में देखेंगे तो 1/3 एरिया जो है वो हम लोग को समझ में आएगा कि प्रिंसली स्टेट्स कवर करती थी भारत में। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो बेसिकली 1/4 का मतलब लगभग जो है वो 25% पॉपुलेशन जो था वो किसके अंदर होता था, प्रिंसली रूल के अंदर। तो होपफुली आपको बात जो है वो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है। पैराग्राफ को एक बार और समराइज कर देते हैं। इसमें बस इतना ही बताया गया है कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड थी। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में जो डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स में जहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, वहाँ पर रूलर्स थे, वहाँ पर राजा लोग थे जो अपने जगह पे के इंटरनल मुद्दों को तो जो है वो डील कर लेते थे, लेकिन मेजर मुद्दों के लिए उनको जो है वो ब्रिटिश से जो है वो परमिशन लेना पड़ता था। हर चीज़ के लिए उन लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ता था कि भारत में या हमारे ऊपर जो राज है वो ब्रिटिश का ही है। तो ब्रिटिश के राज को सुप्रीम मानते हुए उनको जो है वो ये आज़ादी दी गई थी कि आप अपने यहाँ के इंटरनल अफेयर्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक बात है। अब जब इस तरीके से बांटा हुआ था, तो जब इंडिपेंडेंस मिला हम लोग को, तो उस समय में क्या प्रॉब्लम हुआ उसको हमको समझना है। तो इसीलिए जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है द प्रॉब्लम। कहता है जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट्स वुड आल्सो लैप्स। कहा गया कि जब इंडिपेंडेंस से पहले ये अनाउंस कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा कि जब वो लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो उनका जो भी कंट्रोल, जो भी पैरामाउंसी, जो सुपीरियरिटी जो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर है वो भी अब खत्म हो जाता है। तो अब प्रिंसली स्टेट्स जो है वो आज़ाद है ब्रिटिश रूल से। तो इंडिया भी आज़ाद था, मतलब प्रोविंसेस भी आज़ाद थे, और इसके साथ साथ जो इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी अब आज़ाद हो चुके थे ब्रिटिश। इसका मतलब ये था कि जितने भी स्टेट्स थे, मतलब 565 एक नंबर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, 565 स्टेट्स थे, ये सब जो है वो लीगली अब क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये कहा गया द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दीज स्टेट्स वेयर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे शो विश्ड। तो इनको कहा गया था कि भाई अगर आप अपनी इच्छा है उनकी,
अगर वो प्रिंसली स्टेट चाहे तो इंडिया को भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या चाहे तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो ये अलग अलग चॉइसेस जो है वो उनको दी गई थी। ये जो डिसीजन था ये लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा गया, ये लोगों से पूछ के नहीं लिया जाएगा। ये डिसीजन लोगों के बस में नहीं था, ये किसके बस में था? प्रिंसली रूलर्स के बस में, कि जो रूलर लोग जो अगर डिसाइड करेंगे वही होगा। अब जनता भले उसका अपोजिट चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो रूलर लोग चाहेंगे कि भाई उनको किधर जाना है, उनको पाकिस्तान में जाना है, भारत में जाना है या आज़ाद रहना है, तो ये रूलर लोग के ऊपर ही था कि भाई वही लोग डिसाइड करें। और ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम था, और इसके वजह से जो है वो यूनाइटेड इंडिया का जो एग्जिस्टेंस का जो एक ड्रीम था कि भाई हम लोग जो है वो पूरी तरीके से यूनाइटेड रहेंगे, वो खतरे में था, क्योंकि पता नहीं था कि कौन सा प्रिंसली स्टेट किधर चला जाए, किसका क्या मन में है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो इशू था, और यहीं पर जो है वो रोल हमारे देश के एक बहुत बड़े लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कि हम लोग जो है वो आयरन मैन भी कहते हैं, और उनके लिए जो है उनके याद में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी जो है वो हम लोग देखते हैं। तो वहाँ जो यूनिटी वर्ड है वो इसी चीज़ को लेकर है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल था इंडिया को यूनाइट करने में। ये जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं सबको जो है वो कन्विंस करके बाय हुक बाय क्रुक, जो भी तरीका उनको सही लगा होगा उन्होंने यूज़ किया, और इंडिया के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं सबको जो है वो इंडिया का पार्ट फाइनली बनाया उन्होंने। ठीक बात। खैर हम लोग जो है वो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून। अब जो है वो यहाँ पर क्योंकि ये बता दिया गया था कि भाई आप तो आज़ाद हैं, जो मन है वो कीजिए, पाकिस्तान, भारत या अपने खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट जो मन है वो बनाइए, तो यहाँ से जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगा। अब क्या है कि अब लोगों को चॉइस मिलता है ना, तो वही बात है, जब जैसे ही कुछ मिल जाएगा कि भाई अब आपकी मर्जी से होगा काम, तो फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ सब लोग करेगा। 565 भाई रियासत है, प्रिंसली स्टेट्स है, और भाई उसमें से कोई ना कोई 2-4 को गड़बड़ ना करे ऐसा हो नहीं सकता, वो तो करेगा ही करेगा। तो उसी गड़बड़ में से कुछ गड़बड़ों के बारे में, मतलब कुछ ऐसे राजाओं के बारे में दिया हुआ है जिनकी इच्छा जो है वो कुछ और थी, भारत के अलावा वो कुछ और सोच रहे थे। तो सबसे पहले जो है वो द रूलर ऑफ ट्रेवेनकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले ट्रेवेनकोर के राजा ने जो है वो ये अनाउंस किया कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अब ट्रेवेनकोर जो है वो अभी के टाइम का आप समझ लीजिए तो जो केरला का एरिया मेजरली और तमिलनाडु का भी थोड़ा बहुत एरिया जो है वो उसमें आता था, तो उस समय में ट्रेवेनकोर यही एरिया जो है वो कहलाता था। तो यहाँ के राजा ने जो है वो कहा कि भाई हम लोग को जो है वो आज़ाद जो है वो रहना है। इसके अलावा द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट ऑन द नेक्स्ट डे। हैदराबाद के निज़ाम का भी जो है वो यही अनाउंसमेंट उन्होंने भी किया कि भाई हमको भी आज़ाद रहना है। तो हैदराबाद का स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग है, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। देखिए हैदराबाद के साथ क्या हुआ ना कि हैदराबाद को क्या हुआ कि हैदराबाद जो है वो चाहता नहीं था भारत में मिलना। तो हैदराबाद क्या बोला ना भारत सरकार को, जब भारत सरकार उनसे बात करने गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो बात करने गए, उस समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो एक तरीके से क्या थे, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। तो वो जब बात करने गए तो हैदराबाद ने कहा कि देखिए हम जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, और हमको जो है वो फैसला जो है वो अभी हम नहीं कर पाएंगे। मतलब बहुत उनको कन्विंस किया गया वहाँ के निज़ाम को, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी हम फैसला नहीं कर पाएंगे, तो हमको जो है वो 1 साल का समय चाहिए। तो वहाँ पर जो है वो एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया, जिसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये जो है वो साइन किया गया 1947 में, कि कहा कि भाई हमको जो है वो 1 साल का समय दीजिए, हम 1 साल के बाद जो है वो डिसाइड करेंगे। तो ऐसा ही बहुत सारा कहानी है हैदराबाद के बारे में, और डिटेल में भी हम लोग जो है वो आगे बात करेंगे, है ना। तो उसको जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो खैर बताया गया है कि कौन कौन से रूलर हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो सबसे पहले ट्रेवेनकोर के रूलर, उन्होंने कहा कि हमको आज़ाद होना है, आज़ाद रहना है। हैदराबाद के निज़ाम का भी जो है वो यही कहना था। इसी तरीके से जो बंगाल के नवाब थे वो भी जो है वो नहीं चाहते थे कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो ज्वाइन करें, मतलब भारत का हिस्सा बने। This response of the rulers of the princely states meant that after independence there was a very real possibility that India would get further divided into a number of small countries। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हुआ क्या कि जब सारा प्रिंसली स्टेट्स ये कहेगा कि भाई हमको आज़ादी होना है, तो फिर इसका मतलब है कि भाई 565 को जो है वो अलग अलग देश बन जाएगा फिर भारत में। तो अगर 565 प्रिंसली स्टेट्स को कह दिया जाए कि भाई आप आज़ाद हैं, तो सब अपना अपना देश बना लेगा। और फिर सोच लीजिए अगर सब अपना अपना देश एक्चुअली में बना लिया होता, इमेजिन करके देखिए कि अगर भारत के अंदर ही 565 अगर कंट्रीज़ हो गया होता, तो फिर हम लोग आज किस तरीके से जो है वो जी रहे होते और क्या डिस्कशन कर रहे होते। मान लीजिए कोई एक आदमी अगर पटना से जो है वो दिल्ली जा रहा है, तो हम लोग जो है वो क्या बोलते कि पटना देश से निकल कर जो है वो एक आदमी जो है वो दिल्ली देश में जा रहा है। कौन से देश से? तो लखनऊ देश से होते हुए जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि सिचुएशन इतना क्रंच था उस समय में कि अगर सब
प्रिंसली स्टेट्स का बात अगर मान लिया जाता, जिनको प्रॉब्लम है कम से कम उनका भी बात मान लिया जाता, तो बहुत सारा देश हमारे भारत के अंदर ही हो जाता, क्योंकि सब लोग आज़ाद है। कहता है दी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर पीपल इन दीज स्टेट्स ऑल्सो लुक्ड ब्लिक। और यहाँ पर जो है वो ये भी संभावना एकदम नहीं दिख रही थी कि जब ये लोग आज़ाद कर भी देंगे तो कोई डेमोक्रेसी में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो यहाँ डेमोक्रेटिक व्यवस्था भी लागू होने का कोई संभावना नहीं दिख रहा था। अब ये एक स्ट्रेंज सिचुएशन था, क्यों? क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज एम्ड एट यूनिटी। वहाँ तो जो भी हम लोग आज़ादी लिए ब्रिटिश से, तो उसके बाद तो हमारी ये उम्मीद यही था कि हम लोग तो यूनाइट होने वाले हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन, हम लोग खुद से अपना सरकार चलाएंगे, और डेमोक्रेसी के आधार पर भी जो है वो हम लोग आज़ाद हुए कि हम लोग आगे चल के डेमोक्रेटिक व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन यहाँ तो अलग ही समस्या चल रहा है, सब कह रहा है कि हमको आज़ादी होना है। इन मोस्ट ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट वेयर रन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मैनर। और ये बात सही है, जहाँ पर राजा है वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगा, राजा अपने हिसाब से ही चलेगा। तो उन जगहों पर भी जो गवर्नमेंट चल रही थी वो नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से ही चल रही थी, और रूलर्स जो है वो कभी भी अपना डेमोक्रेटिक राइट जो है वो अपने पॉपुलेशन को नहीं देना चाहते थे। अब मान लीजिए रूलर लोग रूल कर रहा है, तो भाई उसको तो मजा है, उसको तो कोई टेंशन नहीं, तो काहे के लिए वो अलग व्यवस्था चाहेगा? वो क्यों चाहेगा कि भारत सरकार में चले जाए जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जनता के पास अधिकार हो जाएगा, तो राजा का जो एक तरीके से राजापनी है वो खत्म हो जाएगा, है ना, कि जो उनका जो पावर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो है वो कोई राजा नहीं चाहता था बेसिकली, तो इस वजह से जो है वो इतना समस्या चल रहा था। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। जहाँ आपको दिक्कत होगा वहाँ जो है वो बताइएगा, है ना। इसके बाद हम लोग जो है वो आगे देखते हैं। अब सरकार का इसमें क्या अप्रोच है, सरकार कैसे उसको हैंडल की, उसको जो है वो हम लोग को देखना है। तो देखिए, कहता है उस समय की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसने एक फर्म स्टांस लिया अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। उस समय में जो है वो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है कि जब मान लीजिए जब तक कोई परमानेंट सरकार नहीं आती तब तक जो है वो कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप जो है वो तब तक सरकार चलाइए। तो जब 1947 में जो है वो हम लोग आज़ाद हुए थे, जब 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, तो उस समय में तो हमारे यहाँ कोई इलेक्शन तो हो नहीं रहा तुरंत, तो निश्चित है कि वहाँ से लेकर जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक एक सरकार तो चाहिए जो पूरे देश को चलाए। तो उस समय में जब तक इलेक्शन नहीं हुआ, जो हम लोग का फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1951-52 में, ये जो है वो आगे चल के आपको पता चलेगा और बुक में जैसे आगे बढ़ेंगे। तो जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था 1947 से लेकर 1951-52 तक, ये जो 4-5 साल का समय था, इस समय में जो सरकार काम कर रही थी उसी को हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो उस समय की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने फर्म स्टांस लिया, वो जो है वो इस मैटर को बहुत जो है एक तरीके से हल्के में नहीं ले रहे थे। उन लोग ने जो है बहुत सीरियसली जो है वो उसके बारे में सोचा कि आखिर ये पॉसिबल जो डिवीजन ऑफ इंडिया जो हुआ है इसको जो है वो कैसे हम जो है वो जो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ में टूटना चाह रहा है, जो सब चाह रहा है कि हमको अलग अलग जो है वो देश बना दिया जाए, इसको कैसे हैंडल करना है। अंडर द माउंटबेटन प्लान द प्रिंसली स्टेट्स वेयर फ्री टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। तो जो माउंटबेटन प्लान बनाया गया था उसमें तो ये था कि भाई प्रिंसली स्टेट्स आज़ाद हैं, इंडिया और पाकिस्तान किसी को भी ज्वाइन करना चाहते थे, कर सकते थे वो। सरदार पटेल वॉज इंडियाज डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, जो बात हम आपको अभी बताएं कि उस समय में जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर भी होते थे और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी होते थे। तो इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड दी होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस। तो वहाँ पर जो है वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे और साथ साथ वो होम मिनिस्टर भी थे ड्यूरिंग दी, ये सब जो समय था क्रूशियल समय था, उस समय में वो जो है वो 2 पोर्टफोलियो संभाल रहे थे। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का भी पद जो है वो उनके पास था, इसके साथ साथ वो होम मिनिस्टर भी थे। तो होम मिनिस्टर के पास ही जो है वो एक तरीके से पावर होता है इंटरनल मैटर को जो है वो सॉल्व करने का। He played a historic role in negotiating with the rulers of princely states firmly but diplomatically and bringing most of them into Indian Union। तो उन्होंने जो है वो बहुत हिस्टोरिक रोल प्ले किया नेगोशिएट करने में, सारे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर से बात करने में और सबको कन्विंस करने में कि सब जो है वो इंडिया का पार्ट बन जाए, और मोस्टली लगभग सब इंडिया का पार्ट बन भी। सरदार पटेल की ना एक पॉलिसी हुआ करती थी जिसको हम लोग कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी कहते थे। तो वो जब भी किसी राजा से बात करने जाते थे तो कहा जाता है कि भाई वो एक गाजर और एक डंडा लेके, एक जो है वो छड़ी लेकर जो है वो जाते थे। तो अगर कोई नॉर्मल बात से जो है वो मान गया, चलो बातचीत में अच्छे से मान गया, अच्छे से कन्विंस हो गया, तो जो है वो उसको गाजर देते थे खाने के लिए। और अगर कोई थोड़ा भी जो है वो कोई राजा अगर थोड़ा भी तोल मलोल और इस तरीके का बात कर रहा है तो उसके लिए स्टिक है। बेसिकली एक पॉलिसी है जहाँ अगर प्यार से काम हो जाए तो ठीक है, नहीं काम होगा तो फिर डंडा हमारे हाथ में है। तो इस तरीके की पॉलिसी जो है वो उन्होंने अपनाई थी, और लगभग सारे 565 में से मेरे हिसाब से तो 561-62 प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो उन्होंने
भारत के साथ जो है वो मिला दिया और बहुत आसानी से मिला दिया बिना किसी झंझट के। 2-3 जगह पर जो है वो मैटर फंसा है, उसी के बारे में जो है वो हम लोग आगे बात करेंगे। इट मे लुक ईजी नाउ, अभी तो ये ऑब्वियसली आसान दिखता है, हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो हम लोग को लगता है कि चलो ठीक है आसानी से हो गया होगा, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। आप समझ रहे हैं कि भाई 565 रियासतों को 565 अलग अलग लोगों को कन्विंस करना है कि आप जो है वो अपने टेरिटरी को हमारे जो है वो टेरिटरी से मिला दीजिए, भारत में आ जाइए, तो ये छोटा मोटा काम तो था नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो उड़ीसा का स्टेट अगर देखें, जो आज के डेट में उड़ीसा है, उस समय में वहाँ पर 26 छोटा छोटा स्टेट्स हुआ करता था। तो 26 स्टेट था तो 26 वहाँ के राजा लोग होंगे, तो सबको कन्विंस करना पड़ा होगा। उसी तरीके से सौराष्ट्र रीजन जो था वहाँ पर, और जो गुजरात का सौराष्ट्र जो जगह था वहाँ पर 14 स्टेट था और 119 छोटा छोटा स्टेट्स था जहाँ की अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलता था। तो बहुत बड़े संख्या में जो है वो सब कुछ डिवाइडेड था और सबको फिर भी कन्विंस करके एक जगह पर जो है वो लेकर आना, एक प्लेटफॉर्म पे, एक बेंच पे जो है वो लेकर आना कि भाई सब लोग इंडिया के पक्ष में ही रहेंगे, ये कहीं से भी छोटा या नॉर्मल काम नहीं है। ये बहुत स्पेशल काम है, ये बहुत मेहनत वाला काम है जो सरदार पटेल ने जो है वो किया है। ठीक है, तो इनके लिए उनको ड्यू क्रेडिट हमेशा मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग उनको आयरन मैन और फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी भी जो उनके नाम पे बनाए वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाए। ठीक है, ये ध्यान रखना, आयरन मैन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है। अब जो सरकार का अप्रोच था वो कैसा था, तो देखिए कहता है द गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज गाइडेड बाय 3 कंसीडरेशन, 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है वो सरकार आगे बढ़ रही थी। सबसे पहला, फर्स्टली क्या था कि द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। ये बात जो है वो सरकार को पता चल चुका था कि प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग हैं, जो जनता है, वो चाहती है भारत का हिस्सा बनना। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स की जो जनता है वो क्लियरली भारत के साथ थी। दूसरा बात उन लोग को जो है वो ये ध्यान में ये रखे थे कि गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। सरकार जो है वो एकदम ज़बरदस्ती किसी को अपने कब्जे में नहीं करना चाहती थी या अपने भारत में मिलाना नहीं चाहती थी। सरकार जो है वो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल थी। अगर किसी को लगता था कि नहीं हमको जो है वो पूरी तरीके से भारत में जो है वो नहीं मिलना है, थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी हमको अपना भी चाहिए, थोड़ा बहुत पावर हमको अपना भी चाहिए, तो सरकार उसमें भी ओके थी कि ठीक है भाई हम आपको थोड़ा मोड़ा पावर दे देंगे लेकिन आप मिलिए भारत में ही। The idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands of the region। तो यहाँ पर जो है वो प्लूरैलिटी की बात की जा रही है, मतलब जहाँ पर एक ही जो है वो आइडियोलॉजी नहीं चलेगा, मल्टीपल आइडियोलॉजी जो है वो चलेगा। वहाँ पर राजा का भी बात सुना जाएगा, वहाँ पर सरकार का भी बात सुना जाएगा। तो सरकार जो है वो एकदम फ्लेक्सिबल अप्रोच रखने के लिए तैयार थी। सरकार एकदम ज़बरदस्ती नहीं चाहती थी कि भाई राजा को ख़त्म करो और सीधा जो है वो सबको ज़बरदस्ती, जबकि सरकार ये कर सकती थी, उनके पास पावर था, लेकिन वो ज़बरदस्ती जो है वो नहीं करना चाहते। और थर्डली, तीसरी चीज़ जो ध्यान में वो लोग रखे थे कि इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन विच ब्रॉट इनटू फोकस द कॉन्टेस्ट ऑफ डिमार्केशन ऑफ द टेरिटरी, द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड अज्यूम्ड सुप्रीम इंपॉर्टेंस। और यहाँ पर ये भी बात उन लोग के ध्यान में था कि भाई पार्टीशन तो हुआ है, तो उसके वजह से जो है वो हमारी जो पूरी टेरिटरी है भारत की, उसमें जो डिमार्केशन हुआ है, जो अलग अलग बंटवारा हुआ है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमको ये देखना था कि हमारा देश कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रिंसली स्टेट्स भारत में आ जाते हैं या सब अगर भारत में आ जाते हैं तो हमारा देश जो है वो एक अच्छा खासा बड़ा देश बन जाएगा और हमको फिर डिमार्केशन में समस्या नहीं होगा और हमारा जो देश है वो पूरी तरीके से यूनाइटेड रहेगा। तो उनको ये भी चीज़ जो है वो ध्यान में था। तो टोटल 3 चीज़ें जो है वो जो अप्रोच था उनका, वो 3 कंसिडरेशन के ऊपर जो है वो बेस्ड था, जो कि इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि क्या हुआ फिर। कहता है कि बिफोर 15 अगस्त 1947 पीसफुल नेगोशिएशंस हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स whose territory were contiguous to new boundaries of India into the Indian Union। तो 15 अगस्त 1947 से पहले ही सारे प्रिंसली स्टेट से बात करके लगभग ऑलमोस्ट सभी जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर जो है वो मान गए थे और सब लोग जो है वो भारत का हिस्सा बन चुके थे। The rulers of most of the Indian states signed a document called Instrument of Accession। अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। कह रहा है कि जितने भी रूलर्स थे बहुत सारे स्टेट्स के, उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट था जिस पर साइन करने से ये फाइनल हो जाता था कि वो टेरिटरी, वो जो प्रिंसली स्टेट है वो इंडिया का हिस्सा बन चुका है। तो बस एक डॉक्यूमेंट साइन करना है, उसमें जो है वो पूरा फॉर्मेट बना हुआ है कि भाई आई हेयर बाई एक्सेप्ट दैट आई माई प्रिंसली स्टेट इज गोइंग टू मर्ज इन इंडिया एंड इज गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन।
तो इस तरीके से जो है वो पूरा लिखा हुआ था। वो डॉक्यूमेंट आपको इंटरनेट पे भी मिल सकता है, आप चाहें तो जो है वो उसको सर्च करके देख सकते हैं अगर इतना इंटरेस्ट है तो। वैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब वही है कि एक डॉक्यूमेंट था, उस पर साइन कीजिए और फाइनल हो गया कि भाई आप जो है वो इंडिया का पार्ट बनने वाले हैं। इसका मतलब ये था कि देयर स्टेट एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, कि उनका जो स्टेट है ये एग्री करता है कि भाई हम लोग जो है वो भारत का हिस्सा बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं। एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। तो बाकी तो सब लगभग आ गए, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जहां पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ। उसमें से 4 प्रिंसली स्टेट्स का नाम आपके सामने दिया हुआ है, एक जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। तो जूनागढ़ के बारे में कहानी ये है, सुन लीजिए ध्यान से। जूनागढ़ के बारे में कहानी ये है कि जूनागढ़ का जो राजा था वो मुस्लिम था और जो वहाँ की जनता थी वो हिंदू थी। तो जनता जो है वो चाहती थी कि जो है वो भारत का हिस्सा बन जाए। जो वहाँ का राजा था वो क्योंकि मुस्लिम था तो वो चाहता था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। तो उसने क्या किया था ना कि पाकिस्तान के साथ वो एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि हमको जो है वो पाकिस्तान में मिलना है। लेकिन बहुत सारा फिर विवाद हुआ, जनता विद्रोह कर दी। तो उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि जूनागढ़ में क्या होगा, एक प्लेबिसाइड कराया जाएगा। प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह। इसका मतलब होता है पब्लिक वोटिंग, जहाँ ये पूछा जाता है लोगों से कि आपकी क्या राय है, आप क्या करना चाहते हैं। तो जब प्लेबिसाइड हुआ तो सभी लोगों ने जो है वो कंफर्म कर दिया कि वो लोग जो है वो कहाँ जाना चाहते हैं, भारत को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फिर ये चीज़ देखते हुए डर से जो है वो क्या हुआ, राजा जो है वो सीधे पाकिस्तान भाग गया और जूनागढ़ का एरिया जो है वो हमारे हिस्से में आ गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जहाँ हमको ये समझ में आता है कि भाई मुश्किल रहा था कुछ स्टेट्स को जो है वो भारत का पार्ट बनाना। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है वो हैदराबाद की भी अपनी कहानी है जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। कश्मीर की कहानी जो है वो आपको आगे चैप्टर 7 या 8 में जो है वो आपको समझाया गया है। तो कश्मीर का कहानी वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें काफ़ी समय चाहिए उसको डिस्कस करने में। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरीके से हर्टफुल भी आप कहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा वायलेंस भी हुआ था उसको लेकर। तो वो सारी चीज़ें हैं। मणिपुर और हैदराबाद, ये दो जो है वो स्टेट है जिसके बारे में हम लोग को जो है वो अभी बात करना है। ठीक है, तो हैदराबाद और मणिपुर का जो है वो कहानी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये देखिए हैदराबाद की स्टोरी है और हैदराबाद के निज़ाम जो हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, और यहाँ पर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, जो हैदराबाद के साथ जब इनका समझौता हुआ, जब हुआ कि हैदराबाद जो है वो इंडिया का पार्ट बनने वाला है, वो या बन चुका, तो उसके बाद का ये जो है वो एक तरीके से पिक्चर रहा होगा। अब बात करते हैं हैदराबाद की। देखिए, जहाँ तक हैदराबाद की बात है ना, तो हैदराबाद अभी का जो हैदराबाद है वो नहीं है। हैदराबाद एक बड़ा इलाका है, जो पूरा आंध्र प्रदेश, पूरा तेलंगाना वाला जो जगह है वो सब जो है वो मिलाकर उस समय में हैदराबाद प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि छोटा मोटा टेरिटरी जो है वो नहीं था वो। अब बात यह है कि हैदराबाद, द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, वाज सराउंडेड इंटायरली बाय द इंडियन टेरिटरी। तो जो हैदराबाद था, जो कि भारत का सबसे, मान लीजिए सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट्स माना जाता था, वो कम्प्लीटली जो है वो इंडिया के अंदर ही है, कम्प्लीटली इंडियन टेरिटरी के अंदर ही आता है। जैसे अगर आप मैप में भी देखेंगे, है ना, मैप में भी देखेंगे तो ये पूरा इलाका जो है वो हैदराबाद का इलाका कहलाता था और ये कम्प्लीटली जो है वो भारत के अंदर ही आ रहा है। अब मान लीजिए कि इसका अगर इच्छा है कि हमको पाकिस्तान में मिलना है, तो प्रॉब्लम समझिए क्या होगा। प्रॉब्लम क्या होगा भाई, कि ये जो इलाका पाकिस्तान का है, ये इलाका और ये इलाका, ये दोनों जो है वो कैसे मिल सकता है, और भारत के टेरिटरी के अंदर में कैसे पाकिस्तान एस्टेब्लिश होगा। तो इन लोग का जो डिमांड है वो डिमांड बेवकूफ़ी बड़ा है, ये संभव तो था नहीं। तो किताब में तो ऑब्वियसली ये लिखा हुआ है कि भाई वो इंडिपेंडेंट होना चाहता था हैदराबाद का निज़ाम, लेकिन कई जगह पर जो है वो ये भी बात लिखा गया कि उसका दिली इच्छा था कि भाई वो पाकिस्तान के साथ जो है वो जाके मिल जाए। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा जो है वो नहीं हुआ और हैदराबाद अभी भी जो है वो इंडिया का पार्ट जो है वो बना और अभी भी बना हुआ और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो कहानी पे वापस आते हैं। तो हैदराबाद जो कि प्रिंसली स्टेट्स में जो है वो सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। सम पार्ट्स ऑफ हैदराबाद स्टेट टुडे आर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। तो आज के डेट में जो हैदराबाद स्टेट है उसमें जो है वो महाराष्ट्र का भी पार्ट था, कर्नाटक का भी पार्ट था और आंध्र प्रदेश का भी पार्ट हुआ करता था। तो छोटा मोटा पार्ट नहीं था, ये बहुत बड़ा एरिया था। इसके जो रूलर थे उनको जो है वो कहा जाता था निज़ाम। ठीक है, और उनका नाम जो था वो आप
देख लीजिए, उनका नाम था मीर उस्मान अली खान। तो इसी को जो है वो एक तरीके से हैदराबाद का निज़ाम कहा जाता था। ये हैदराबाद का राजा हुआ एक तरीके से, समझिए निज़ाम का मतलब राजा ही। एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, दुनिया का जो है वो सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में जो है वो इसका नाम था। तो लगभग समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा पावरफुल ये रहा होगा भारत में रहते हुए भी। निज़ाम का क्या इच्छा था भाई? निज़ाम का इच्छा था कि इट वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। इसको ये था कि भाई हमको जो है वो हैदराबाद के लिए इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए। और अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि इसने भारत से बात करके क्या कहा कि भाई हम लोग को जो है वो 1 साल का समय चाहिए डिसाइड करने के लिए, इसीलिए एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो साइन करते हैं। कब साइन हुआ? नवंबर 1947 में, 1 साल के लिए, जहाँ की ये नेगोशिएशन जो है वो तब तक बीच में चलता रहा। लेकिन ये बोला कि भाई हमारा जो फैसला है वो 1 साल के बाद हम देंगे, अभी आपके साथ कोई फैसला हम नहीं करने वाले। भारत सरकार को उसने ऐसा कहा, भाई हमको जो है वो 1 साल का समय चाहिए। अब जब 1 साल का समय उसको मिल गया तो उस बीच में क्या हो रहा था उसको भी देखना है। कहता है इन द मीन टाइम अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल गैदर्ड फोर्स। अब क्या हुआ ना कि निज़ाम का जो रूल था, अब हैदराबाद का इस जो है वो एक तरीके से आप सिचुएशन समझ लीजिए। हैदराबाद का सिचुएशन ये था कि हैदराबाद की जो जनता थी वो जो है वो ज़्यादातर जनता हिंदू थी, लगभग 85% ऑफ द पॉपुलेशन वेयर हिंदू। और जो उसके राजा थे वो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि वो जो है वो मुस्लिम थे। तो उनका था कि भाई हमको इंडिपेंडेंट रहना है। जनता जो है वो कभी नहीं चाहती थी कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहे, वो हमेशा भारत का पार्ट बनना चाहती थी। इसके अलावा क्या था कि जो निज़ाम था उसका जो पॉलिसी वगैरह था, वो जिस तरीके से अपने स्टेट को रूल करता था वो बहुत जो है वो एंटी हिंदू हुआ करता था उस समय में। और बहुत सारे लोगों को जो है वो उसने परेशान किया, मारा। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि वो मतलब सारे लोगों का जो समझ लीजिए जीना एकदम जो है वो परेशान कर देता था सबको। लोगों को मारना भी जो है वो एकदम बहुत कॉमन था वहाँ पर। अब किस तरीके से वो ये काम करता था, तो उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाई हुई थी, ठीक है, जिसका नाम था रज़ाकार। ठीक है, वो अपनी प्राइवेट आर्मी जो है वो बनाकर रखा हुआ था, उसको वो कहता था रज़ाकार। इसको जो है वो पूरा फ्रीडम दिया हुआ था कि तुमको जो करना है करो, जितना तुमको तबाही फैलाना है पूरे हैदराबाद में तुम फैलाओ, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला है। तो उसी के बारे में जो है वो आगे दिया रहेगा। तो कहता है कि जो पिजेंट्री थी तेलंगाना में, जो किसान लोग थे तेलंगाना रीजन में इन पर्टिकुलर, ये सब जो है वो निज़ाम के ऑपरेसिव रूल के बहुत बड़े जो है वो एक तरीके से विक्टिम थे। इनको बहुत परेशान जो है वो किया गया था किसान लोगों को, और इसीलिए किसान लोग जो है वो निज़ाम के खिलाफ खड़े हो गए थे। वुमेन के साथ भी जो है वो बहुत ज़्यादती हुई थी उस समय में। तो वुमेन लोग जो है वो वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन जो है वो देखी कि भाई उन लोगों के साथ जो है वो बहुत परेशानी, उन लोगों को जो है वो किया जा रहा है, मारा जा रहा है। हैदराबाद टाउन वाज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। तो जो भी मूवमेंट निज़ाम के खिलाफ चल रहा था उसका सबसे जो मेन सेंटर था वो हैदराबाद ही था, हैदराबाद का जो शहर था। ऐसे हैदराबाद पूरा बोला गया तो उसमें तो एक बड़ा एरिया आ रहा है, लेकिन उस बड़े एरिया का भी जो कैपिटल था, जो हैदराबाद शहर था, वो जो अभी का हैदराबाद शहर है, वहाँ पर जो है वो ये पूरा एक तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो निज़ाम के खिलाफ चल रहा था। द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वेयर इन फोर फ्रंट ऑफ द मूवमेंट। और ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा था इसमें जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी और साथ साथ जो हैदराबाद में की कांग्रेस पार्टी है, ये सब इस मूवमेंट में सबसे आगे थी, है ना, निज़ाम के खिलाफ। निज़ाम जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड किया भाई, निज़ाम को भी तो रिस्पॉन्ड करना ही है। तो उसने जो है वो अपना जो पैरामिलिट्री फोर्स जो बनाया हुआ था, जो अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई हुई थी, जिसको क्या कहते हैं, रज़ाकार जो कहते हैं, इनको बोला कि भाई जाओ तुम लोगों को जो है वो मारो पीटो, इस मूवमेंट को जो है वो किसी तरीके से ख़त्म कर दो। अब जो एट्रोसिटीज़, जो अन्याय, जो अत्याचार जो रज़ाकार ने किया उसका कोई लिमिट नहीं था। इस तरीके से लोगों को मारा जिसका कल्पना जो है वो हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं कि भाई किस तरीके से उसने जो है वो इस सब घटनाओं को जो है वो एक तरीके से अंजाम दिया होगा। लोगों को कितना मारा, कितने सारे लोगों का जो है वो मर्डर किया गया, मेम, रेप्ड, लूटेड, सब तरीके का जो आप गलत काम सोच सकते हैं वो सब कुछ हुआ, टारगेटिंग पार्टिकुलरली नॉन मुस्लिम्स। तो जो मेनली नॉन मुस्लिम था उनको जो है वो ये परेशान करता था, मारता था। अब इसके बाद मजबूरी में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि मांगा 1 साल का समय, उस बीच में देख रहा है कि इतना सारा कत्लेआम हो रहा है, तो फिर सरकार को जो है वो कुछ ना कुछ तो करना था। तो सरकार ने फाइनली जो है वो आर्मी का मदद लेके जो है वो वहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया जिसमें 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक इंडियन आर्मी जो है वो कहाँ गई, हैदराबाद के अंदर जो है वो घुसी और जितने भी रज़ाकार थे सबको जो है वो पकड़ पकड़ के मारा। 5 दिन तक जो है वो कंप्लीट ये लड़ाई चला और फाइनली इस लड़ाई का जो है वो रिज़ल्ट ये हुआ कि 17 सितंबर को
हैदराबाद जो है वो एग्री हो गया कि ठीक है भाई, हमको भारत में मिलना है। तो जब डंडा पड़ा तब पे सीधा हो गया। अब फालतू में तब तक जो है वो हल्ला किया हुआ था कि हमको जो है वो आज़ाद रहना है, तब पाकिस्तान में मिलना है, तो क्या करना है, क्योंकि पावर तो था नहीं, इंडिपेंडेंट रहने का पावर भी तो होना चाहिए। और जब आप इतना अत्याचार करेंगे तो निश्चित है कहीं ना कहीं जो है वो आपको भुगतना तो पड़ेगा ही। तो वही हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको जो है वो आर्मी को ऑर्डर करना पड़ा कि जाइए आप सिचुएशन को टैकल कीजिए। सितंबर 1948, जो कि हम आपको डेट भी बता दिए, सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी जो है वो अंदर घुस गई और पूरा जो है वो निज़ाम के फोर्सेस को कंट्रोल कर ली। कुछ दिन के बाद जो पूरा फाइटिंग चला, उसके बाद निज़ाम जो है वो खुद सरेंडर कर दिया और इसी वजह से हैदराबाद का जो एसेशन है वो भारत में हो गया। तो इंटरेस्टिंग कहानी है हैदराबाद का भी, कि हैदराबाद जो है वो कैसे भारत का हिस्सा बना। अब निज़ाम वहाँ का कह रहा है कि हमको आज़ाद रहना है, लोगों पर अत्याचार कर रहा है, तो जाइए भाई आर्मी को देखिए, झेलिए। ठीक है, अपना प्राइवेट आर्मी कितना भी बना लीजिएगा, इंडियन आर्मी से आगे तो हो नहीं सकते। खैर आगे देखते हैं मणिपुर का कहानी। ठीक है, मणिपुर का कहानी भी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मणिपुर आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में जो है वो स्टेट है, 7 सिस्टर्स में से एक मणिपुर को भी जो है वो माना जाता है। अब मणिपुर की क्या कहानी है, कहता है फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से कुछ समय पहले, मणिपुर के जो महाराजा थे बोधचंद्र सिंह, नाम याद रखिएगा, इन्होंने जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन तो किया, लेकिन शर्त पर। तो मणिपुर के जो राजा थे उन्होंने भारत के साथ जो एग्रीमेंट है उसको साइन कर लिया कि हम जो है वो इंडिया का पार्ट बनेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन था। कंडीशन ये था कि उनको एक एश्योरेंस चाहिए था कि जो इंटरनल जो भी पावर है, जो इंटरनल जो समस्या है मणिपुर का, वो राजा के अंडर ही रहेगा। तो हम आपको पहले बताया कि इंडियन गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल तो थी ही कि ठीक है चलो भाई आपको इंटरनल ऑटोनॉमी अपने पास रखना है रखिए, लेकिन जो मेन चीज़ था कि भाई जो मेन इश्यूज़ था, जो सेंट्रल लेवल का इशू है, जैसे कि आपको डिफेंस कह लीजिए, जैसे कि आप कह लीजिए एक तरीके से फॉरेन अफेयर्स जितना भी था, जो विदेशी जो भी मामला होगा उसको, और या फिर कम्युनिकेशन, ये सब जो डिपार्टमेंट था ये सब जो है वो इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास जो है वो रखी। और जो इंटरनल प्रॉब्लम्स था या इंटरनल इश्यूज कुछ भी था तो वो कहा कि ठीक है भाई आप जो है वो सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ कि लोगों का जो वो प्रेशर होने लगा, तो इसके वजह से जो राजा है वो, क्योंकि लोगों का प्रेशर हो रहा था डेमोक्रेटिक व्यवस्था के लिए, तो राजा ने क्या किया, इलेक्शन करवा दिया मणिपुर में। कब इलेक्शन कराया, जून 1948 में। और जब ये इलेक्शन कराया तो उसके बाद जो स्टेट है वो क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आप समझते हैं, एक ऐसा एरिया जहाँ का मेन हेड तो राजा ही है, लेकिन वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है और राजा को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise। ये जो है वो एक बहुत बढ़िया फैक्चुअल बात है कि इंडिया का सबसे पहला हिस्सा जहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जहाँ पर हुआ वो था मणिपुर, सबसे पहला हिस्सा वो था। तो यहाँ जून 1948 में जो है वो इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद जो है वो जिस तरीके का व्यवस्था वहाँ पर चलने लगा, भारत सरकार को लगा कि नहीं भाई इसको जो है वो कम्प्लीटली इंडिया का पार्ट बनना चाहिए। हम जो इस शर्त पे जो है वो इसके साथ वो एग्रीमेंट साइन किए हैं वो नहीं चलेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो नेगोशिएशन शुरू कर दिया, राजा के साथ जो है बातचीत कर लिया, और कहा तो यही जाता है कि ज़बरदस्ती जो है वो राजा को जो है वो साइन करवा लिया था इंडियन गवर्नमेंट। ये क्या उसको बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उस पर जो है वो कंप्लीट कंट्रोल के लिए जो है वो साइन करवा लिया था। वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को भी जो है वो नहीं बताया गया था, तो ऐसा कहा तो जाता है। तो वही बात शायद जो है वो लिखा गया होगा कि इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वेर शार्प डिफरेंसेज ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। तो वहाँ की जो विधानसभा थी वहाँ भी लोग जो है वो बहुत एक तरीके से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते थे इन बातों में। कुछ लोग कहते थे कि नहीं हमको इंडिया के साथ मर्ज कर देना चाहिए, कुछ लोग कहते थे कि नहीं हमको इंडिया के साथ मर्ज नहीं करना है। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर भी डिफरेंसेस ऑफ थॉट्स जो है वो चलते थे। वाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, जो वहाँ की कांग्रेस पार्टी थी वो तो ऑब्वियसली चाहेगी ही कि भाई भारत में जो है वो मिल जाए। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो चाहती थी कि नहीं भाई भारत के साथ हमको मिलने की ज़रूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक तरीके से सक्सीड होती है, मतलब सक्सेस करती है किस चीज़ में, कि महाराजा को परसुएड करने में, समझाने में ज़बरदस्ती कि भाई तुमको जो है वो भारत का पार्ट बनना ही पड़ेगा। और फाइनली जो है वो मर्जर एग्रीमेंट पे सितंबर 1949 में जो है वो मणिपुर के भी जो है वो साइन करा लिया जाता है, और मणिपुर फिर सितंबर 1949 में इंडिया का कंप्लीट पार्ट जो है वो बन जाता है। तो पहले एग्रीमेंट के तहत था, लेकिन अब जो है वो कैसे हो गया, ये सितंबर 1949 में पूरी तरीके से जो है वो भारत का हिस्सा बन गया।
तो दो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जो है वो आपको बताया गया है, हैदराबाद का और मणिपुर का। दोनों कहानी आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आप 12th क्लास में हैं तो क्वेश्चन इसके ऊपर आता है आपको लिखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो हमने जितना भी ज़रूरी इसके पीछे की जो कहानी थी वो सब आपको बताई है, जो बुक में लिखा हुआ है वो भी समझाया है। तो अगर कहीं पर जो है वो आपको अगर दिक्कत होगा, डाउट होगा, तो उसको आप जो है वो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अलग से जो है वो अलग अलग चाहेंगे आप तो वैसे भी बना सकते हैं। हैदराबाद का एक अलग वीडियो बना के आपको समझा सकते हैं, या मणिपुर का एक अलग वीडियो, डिटेल वीडियो भी आपको समझा सकते हैं। तो कमेंट करिएगा जैसा ज़रूरत होगा। तो यहाँ जो है वो हम लोग को ये समझ में आया कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो इंडिया के अंदर लाया गया, कैसे इंडिया के साथ जो है वो उसको मर्ज किया गया। अब प्रिंसली स्टेट तो मर्ज हो गया, इसके साथ जो है वो अब एक और समस्या कि जब इंडिया एक कंप्लीट टेरिटरी बन चुका है तो इसके अंदर जो स्टेट्स है, जो आज के डेट में हम लोग क्या देखते हैं कि भारत के अंदर जो है वो कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं भारत के अंदर, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो जो स्टेट्स आज 28 स्टेट्स बने हैं, तो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, उस समय में जब भारत आज़ाद हुआ तो वहाँ पर स्टेट का फॉर्मेशन किस आधार पर हुआ, ये चीज़ जो है वो हमको इसमें देखना है। तो वैसे तो हम लोग जो है वो सोचे थे कि भाई इस एक ही वीडियो में जो है वो इस पार्ट को कवर कर देंगे, मतलब पूरा चैप्टर को कवर कर देंगे इस एक ही पार्ट में, लेकिन हमको लगता है कि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी भी 35-40 मिनट का क्लास जो है वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और अभी भी जो है वो एक मैप आपको देखना बाकी ही है। तो जो इसका ये वाला हिस्सा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जो एक छोटा सा हिस्सा है, हमको लगता है 15-20 मिनट में, 20-25 मिनट में और कवर हो जाएगा। तो इसको जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में जो है वो इसको कर लेंगे। और इसमें अगर एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अगर बताना ज़रूरी होगा तो उसमें और भी चीज़ें जो है वो हम आपको बताएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो, और जो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जानने के लिए, क्योंकि हम लोग को उससे बहुत कुछ सीखने को, बहुत समझने को, और इनफैक्ट बहुत चीज़ को जो है वो हम लोग को रिलेट करने को मिलता है। हम लोग को ये जानने को मिलता है कि भाई हमारा देश किस स्थिति में था और कैसे जो है वो वहाँ से निकल कर आया। तो चैप्टर के ना साइड में आपको वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो लिखी हुई हैं, है ना, उनके बारे में एक नोट है, तो उसको जो है वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा। ये सब चीज़ जो है वो काम का है। इसके ऊपर जो है वो आपको मैप एक दिया हुआ था, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये वो मैप है जो बिफोर पार्टीशन का है, इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन। तो जो है वो मैप यहाँ पर दिया होता है। एक मैप ये है जो कि बिफोर पार्टीशन का है, जहाँ पर 2 कलर्स में जो है वो अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। एक येलो कलर में जो है वो बताया गया है कि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट कौन था। जो हम आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे ना, तो उस समय एक बात बताए थे कि इंडिया जो है वो 2 पार्ट्स में जो है वो उस समय में डिवाइडेड था ब्रिटिश इंडिया में। एक था प्रोविंसेस जो कि ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में था, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। तो यहाँ पर जो उसी का जो है वो बाइफर्केशन दिया हुआ है मैप में कि भाई ब्रिटिश इंडिया जो है वो, ये आप येलो कलर से आप देख सकते हैं कि जितना भी ये पार्ट है, ये सब दिल्ली, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बनारस, बिहार, बंगाल, ये सब जो है वो क्या था, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, प्रोविंस था बेसिकली। और जितना भी जो है वो ब्लू कलर का जितना भी पार्ट है, जैसे आप यहाँ देख लीजिए तो कश्मीर हो गया, राजपूताना हो गया, अजमेर हो गया, गुजरात हो गया, ग्वालियर हो गया, ये सब जो इलाका था, है ना। जैसे इधर देखिए मणिपुर के बारे में जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सब जो इलाका था ये प्रिंसली स्टेट्स कहलाता था। यहाँ पर जो है वो रूलर्स थे, राजा लोग थे जो रूल करते थे। तो ये भी मैप जो है वो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप बोर्ड्स का पेपर दे रहे होंगे तो मैप जो है वो इसी बुक से आने वाला है। जो फर्स्ट वाला बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उससे जो है वो मैप नहीं आएगा। इसके बाद एक मैप और यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया का, जो है वो एक तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन मैप, जो बाद में इंडिपेंडेंस के बाद जो जिस तरीके से स्टेट जब डिवाइड हो गया तो उसका मैप जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये तो जब हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेंगे उसके बाद जो है वो इस मैप को और डिटेल में देख लेंगे। तो बस यही एक टॉपिक जो है वो बचा हुआ है, ये लास्ट टॉपिक है आपका, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो इसको हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, जैसा कि अभी हम आपको बताएं। तो यही था आज का लेक्चर। आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये ज़रूर बताइएगा। लेक्चर कैसा लगा ये बताइएगा। जो हमारे समझाने का पेस है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, वो ज़रूर बताइएगा। तो कुछ भी अगर आपको सजेशन लगता हो तो आप प्लीज़ जो है वो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है वो हम तक पहुँचाएँ, ताकि हम उस पर जो है वो काम कर सकें और आपको बेहतर तरीके से जो है, जितना बेहतर तरीके से होगा वो एनसीईआरटी समझा सकें, है ना। क्योंकि ये सब टॉपिक ऐसा है ना कि अगर इस पर बोलने जाएँ और बात करने जाएँ तो अभी तो हम लोग चलो क्योंकि पढ़ रहे हैं तो किताब के एरिया में एक तरीके से लिमिटेड है। अगर ऐसे ही बैठ कर डिस्कशन करने जाएंगे तो 2-3 घंटा लग जाएगा एक एक टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारा कहानी है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे और हम लोग पूरे साल भर की पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा बहुत सारा कहानी जो है वो जानेंगे, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, इन्फॉर्मेटिव लगने वाला है।
और आपकी जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपको अपने देश पे और प्राउड फील होगा कि हम लोग कैसे सिचुएशन से बाहर निकल कर क्या अचीव किए। तो दोनों चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। बाकी बातें जो है वो तो होती रहेंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।